क्लोरीला जो आज हम जिस एलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में कौन से पेज पर दिया हुआ है, पेज नंबर 118 118 पर जो है ये टॉपिक दिया हुआ है क्लोरीला। तो बेसिकली देखें क्लोरीला है क्या। तो क्लोरीला के बारे में कहा है, इसको सिंपली हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लोरीला इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। यानी क्लोरीला एक एग्जाम्पल है किसकी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, कैलेमोडोनास भी है और भी बहुत सारी होती हैं। उन्हीं एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है क्लोरीला। इस एग्जाम्पल से आपको दो बातें तो पता लग गई कि अल्वा जो ये क्लोरीला जो है वो यूनिसेलुलर है, और ये कौन सी वाली एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। मतलब ना ये रेड एल्गी है ना ये ब्राउन एल्गी है। ये कौन सी एल्गी के ग्रुप से बिलोंग करती है, ये ग्रीन एल्गी से जो है वो बिलोंग करती है। चलें अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी हैबिटेट क्या है। हैबिटेट का मतलब ये पाया कहाँ पर जाता है, हैबिटेट मतलब इसकी अकरेंस क्या है, किस जगह पर ये एल्गी जो है वो पाई जाती है। इट इज फ्रेश वाटर एल्गी। सर जी जी। सर अगर हम प्लांट एंड एल्गी के उसको डिफरेंसेस के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि प्लांट्स तो ओनली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो एल्गी और भी जो एल्गी हेटरोट्रॉफ। होती है वो हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ दोनों नहीं होती नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, एलजी की कोई एक रेयर कोई किस्म नहीं है, एलजी भी ऑटोट्रॉफी होती है। यहाँ पर आप उस तरफ नहीं जाएंगे, दोनों ही ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओके सर। एलजी तो वो कोई एक ऐसी एग्जांपल ऐसी होगी, लेकिन एलजी ऑटोट्रॉफी होती है। चलिए अच्छा, इसके बाद इट इज फ्रेश वाटर एलजी, और कहाँ पाई जाती है, अब फ्रेश वाटर है तो इट मींस फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फाउंड फ्लोटिंग, फाउंड फ्लोटिंग इन स्टेगनेंट वाटर। अस्सलाम अब वालेकुम देखें, सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास वाटर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक फ्रेश वाटर होता है और एक मेरीन वाटर होता है। जो हमारे सीज और ओशन में जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेरीन वाटर कहते हैं। मतलब उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो मेरीन वाटर होता है। और जो पॉन्ड्स के अंदर, रिवर के अंदर, डिचेस के अंदर जो वाटर होता है, वो कौन सा वाला वाटर होता है, वो होता है फ्रेश वाटर। वो कौन सा, क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, कम होती है। मोस्टली जो हम अपने घरों पर यूज करते हैं, ये कौन सा वाटर होता है, वो होता है फ्रेश वाटर। अच्छा अब देखो, फ्रेश वाटर भी दो तरह का होता है। एक फ्रेश वाटर वो होता है जो किसमें होता है, जो पॉन्ड में होता है। मिसाल के तौर पे ये एक पॉन्ड है, तालाब है, और इस तालाब के अंदर जो ये फ्रेश वाटर है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेश वाटर इज, तालाब के अंदर जो फ्रेश वाटर है, ये इस तालाब में भी फ्रेश वाटर है। और जो एक दरिया बह रहा होता है, यहाँ से दरिया बह रहा है, ये इसमें भी फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर। है। ऐसे दरिया बह रहा है, ये फ्रेश वाटर है। लेकिन क्या होता है कि जो तालाब के अंदर जो पानी होता है ये रुका हुआ होता है, सही ना, रुका हुआ पानी होता है। तो रुके हुए पानी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। रुका हुआ जो पानी है इसको हम क्या और कहते सिर्फ हैं, स्टैग्नेंट वाटर पे एल्गी आती है। हाँ ज्यादातर स्टेगनेंट वाटर। रुका हुआ पानी है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेगनेंट वाटर है। और ये जो बहता हुआ पानी होता है, जैसे दरिया के अंदर पानी बह रहा होता है, रिवर्स में पानी बह, कैनाल्स जो होती हैं उनमें पानी बह रहा होता है, तो इसको हम रनिंग वाटर कह लें या आप इसको लोटिक वाटर कह लें। एक ऐसा पानी है, ये चलता हुआ पानी जो है। तो अब क्लोरीला की अगर हम बात करें तो क्लोरीला कहाँ पर पाई जाती है, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ पर होती है, फ्रेश वाटर में होती है। मगर कैसे वाले फ्रेश वाटर में होती है, ये जो है रुके हुए पानी में होती है। जैसे ये फ्रेश वाटर है ना, ये इस स्टेगनेंट वाटर पे ऐसे ये फ्लोट कर रही होती है ऊपर, देखें ग्रीन ग्रीन मैंने सेल्स इसके बना दिए, तो ये ऐसे फ्लोट कर रही होती है किसके कभी ऊपर। कभी लॉटेक वाटर पर भी होती है। हाँ लोटिक वाटर पे भी होती है, मगर वो दूसरी किस्म होती है एलजी की। ये जो जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ क्लोरीला के बारे में, ये कहाँ होती है, ये कौन से वाले वाटर में होती है, ये स्टैग्नेंट वाटर स्टेगनेंट में वाटर होती है। में। जैसे पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर होता है वो कौन सा होता है, पॉन्ड का जो वाटर है, तालाब का पानी जो है वो स्टैग्नेंट वाटर में जो है वो आ जाता है। अच्छा सर अगर हम एक ग्लास भी लें
जी जी। और उसमें मतलब पानी भर के कोई सर इवन हम एक ग्लास भी लें और उसमें पानी भर के रख दें कुछ तो डेज उसमें के भी लिए एलजी आ ढककर, जाती है, उसमें भी एलजी आ जाती आ है। जाता है। आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप मनी प्लांट लगाते हो ना शीशे की बोतल में ऐसे, तो तो शीशे की उसमें बोतल एलगी में, होती है। हाँ, और इसमें एलजी आ जाती है। जब भी कहते हैं मनी प्लांट आप कभी लगाएं ना, तो आप उसमें लगाएं जो डार्क बोटल्स होती हैं, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं मिलेगी तो वहाँ एलजी ग्रो नहीं करेगी। एलजी को फूड बनाने के लिए रोशनी चाहिए ना, तो सर ये ट्रांसपेरेंट में रोशनी अच्छी अंडरस्टैंड तरीके के से मिलेगी। अभी आई हूँ क्लास में। जी जी। आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ नेट का थोड़ा इशू हो रहा है। जी जी, वॉइस का भी आपकी तरफ से मुझे लग रहा है इशू हो रहा है थोड़ा। अच्छा, अब इधर देख लें कि क्लोरीला के बारे में बता रहा हूँ। क्लोरीला एक एग्जाम्पल है किसकी, यूनिसेलुलर एलजी की हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्लोरीला है। अब क्लोरीला की मैंने हैबिटेट यहाँ पर डिस्कस की है कि क्लोरीला पाया कहाँ जाता है, तो बताया जा रहा है इट इज फ्रेश वाटर एलजी, मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और कैसे फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो रुका हुआ पानी होता है यानी स्टैग्नेंट वाटर, जैसे पौंड में, तालाब का जो पानी होता है वो स्टैग्नेंट होता है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर हम क्लोरीला को स्ट्रक्चर देखना चाहें, मतलब ये है कि मैं इसमें से एक क्लोरीला निकाल लूं, ये ना फ्लोट कर रहे हैं इसमें से, चलो मैंने ये क्लोरीला बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूंगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक क्लोरीला को बाहर निकाल लिया, ये ऐसे। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है। तो द बॉडी इज वन सेल्ड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना, ये यूनिसेलुलर है, तो इसको हम सिंपली आपकी बुक में कैसे लिख दिया, आपकी बुक में ऐसे लिख दिया है, द बॉडी इज वन सेल्ड। वन सेल्ड का मतलब क्या हो गया, वन सेल्ड का मतलब हो गया यूनिसेलुलर, यानी एक सेल पर कंसिस्ट होती है बॉडी। देखिए ये पूरा एक सेल है ना, ये पूरा एक सेल है, बहुत सारे सेल तो आपस में नहीं मिले हुए, तो इसका मतलब बॉडी कॉलोनियल या मल्टी सेलुलर नहीं है। बॉडी क्या है, द बॉडी इज वन सेल, यानी एक ही सेल पर जो है वो कंसिस्ट है। एंड स्फेरिकल इन आउटलाइन, वन सेल होता है। फिर दूसरा कैरेक्टर हम इसका लिख सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो स्फेरिकल इन आउटलाइन, मतलब इसकी अगर आप आउटलाइन देखें, ये जिसको मैं आउटलाइन को चले या ब्लू कलर से शो करता हूँ, इसकी आउटलाइन देखें ये चारों तरफ, तो ये कैसी है, ये स्फेरिकल है, यानी आउटलाइन में ये अपनी, इसकी सेल वॉल जो है बाहर से इसकी शेप देखोगे तो शेप में क्या है, ये सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है इसकी, ऐसे। जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कोई स्टूडेंट? सर बॉडी जी इसकी, मैं कह रही थी आप, जी जी पूछें पूछें। आपने भी बोला सर कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर का बताया था सर, लेकिन कॉलोनीज में तो लोग मतलब एक साथ रहते हैं ना, मिलके से वॉल बॉक्स वगैरह है, हाँ तो वो एक रहते हैं वो कॉलोनियल, कॉलोनी, लेकिन हाँ तो कॉलोनियल फॉर्म करते हैं ना। कॉलोनी ये फॉर्म नहीं करते कॉलोनी, ये क्या कहना चाहिए, क्लोरीला वॉल्वेक्स कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन क्लोरीला कॉलोनी बना के नहीं रहते, ये अलग अलग रहते हैं। अब जब कोई ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बना के नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है, देखिए सारे अलग, ग्रीन ग्रीन मैंने अलग अलग बनाए, कोई कॉलोनी नहीं है, अलग अलग है, एक साथ मिल जाएंगे ना तब कॉलोनी बनाएंगे। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, जब कॉलोनियल फॉर्म में नहीं होते तो इसको हम कहेंगे सोलेटरी। ये कैसे होते हैं, ये सोलेटरी होते हैं, यानी अलग अलग रहते हैं। ऐसे अगर ऐसे मिले हुए होते हैं ना, यूं ऐसे, मैं कहता ये कॉलोनी है, ऐसे ये मिल गए सारे। जैसे उसके अंदर फिलामेंटस कॉलोनी बनी हुई थी, नोस्टॉक में मिले हुए थे सब सेल, अब ऐसे सेल मिलकर एक साथ तो नहीं है ना, अगर ऐसे एक साथ होते तो मैं कहता ये कॉलोनी है, लेकिन सब सेल अलग अलग हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सोलेटरी। दो तरह के होते हैं एंटोनिम, सोलेटरी का सर एंटोनिम क्या है, अलजी जो है कॉलोनी। वो यूनिसेलुलर होते हैं, हाँ जी जी, और मल्टी तो सर सेलुलर भी हो यहाँ पे सकते भी हैं। मतलब यहाँ पे ये यूनिसेलुलर अच्छा, एलजी हम पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर एलजी के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने बनाया है ग्रीन ग्रीन, हाँ ये यूनिसेलुलर एलजी बनाई है, ये ग्रीन यूनिसेलुलर बनाया है आपने अलजी के, यूनिसेलुलर एक एक सेल और जो बनाई है, नीचे जो आपने बनाया है ये आपने नोस्टॉक का फिलामेंट ये बनाया है। फिलामेंटस की तरह, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये कॉलोनियल या मल्टी सेलुलर होते तो ऐसे होते हैं, इनमें बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन अब ये अलग अलग हैं तो ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ऐसे सर अलजी के जो सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। होते हैं मल्टी सेलुलर भी। अभी आपको एक मल्टी सेलुलर एलजी भी पढ़ाऊंगा, पहले आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है यूनिसेलुलर एलजी की, और आगे एक मल्टी सेलुलर एलजी की भी एग्जांपल दी हुई है। सर अच्छा, जैसे ये यूनिसेल्युलर होते हैं तो ये हमें फिर विजिबल कैसे होते हैं, मैंने कैसे देख हम सकते हैं इनको विजिबल? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो अच्छा मैंने आपको अब मैंने माइक्रोस्कोप। आपको समझाने के लिए ऐसे ऊपर बना दिए, ऐसे नजर नहीं आते ये पानी में, ये तो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। वो जो ग्रीन कलर की और एलजी जो नजर आ, सर जो हमें
हमें जो अक्सर जहाँ पर पानी होता है उन जगहों पर जो दिखता है फिर वो क्या होती है? वो ग्रीन होते तो यूनिसेलुलर हैं, वो तो एलजी तो आपको होती है। एलजी तो होती है वो ग्रीन कलर की, कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन पानी में तो आपको ग्रीन नजर आ रहा होता है, उसका सेल तो नजर नहीं आ रहे होते ना। सेल तो आपको जी कैसे जी। नजर आएंगे जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। अच्छा, सर इसके वो तो अलावा इस फंगस लेकिन सर होता है अगर आई ये थिंक। यूनिसेल्युलर हो तो उनका पिगमेंट जो है वो शो होता है वाटर में। पिगमेंट, हाँ शो होगा जब आप सेल देखेंगे तो पिगमेंट शो हो जाता है ना, वाटर को ग्रीन कर देते हैं तो पिगमेंट शो हो जाता है यस कि सर। ग्रीन हो गया। इट कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। अब अगर इसका सेल देखें तो इसके सेल के अंदर इट कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मैं अगर बताता हूँ, देखें इसका अंदर एक ही सिंगल न्यूक्लियस है इसका। ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। इसको रेड कर देता हूँ, चले मैं न्यूक्लियस को, ये रेड कलर का इसके सेल में क्या हो गया, एक न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस के अलावा एंड अ कप शेप क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक कप शेप का क्लोरोप्लास्ट। पता है ना क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल सर ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट जिस स्ट्रक्चर में होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट उसको कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट विद और विदाउट पैरानॉइड। अब देखो यहाँ पर इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस शेप का है, कप शेप का है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल होता है, तो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। ये इसके अंदर ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है, सही, ग्रीन कलर का। ये ज्यादातर एरिया क्लोरोप्लास्ट ही नजर आ रहा है। आप देखें इसके सेल में मेजर जो एरिया है वो क्लोरोप्लास्ट से कवर हुआ है। अच्छा, कहता है विद और विदाउट पैरानॉइड। अच्छा, ये पैरानॉइड क्या होती है, ऐसे एक स्टार्च, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट में जिसमें क्या स्टोर होता है, जिसके अंदर स्टार्च को जो है वो स्टोर किया जाता है। प्रोटीन की एक बॉडी होती है जिसमें क्या स्टोर होता है, स्टार्च को स्टोर किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरानॉइड। तो कहता है इसके अंदर एक कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है विद और विदाउट पैरानॉइड, यानी इसके क्लोरोप्लास्ट में पैरानॉइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा, अगर पैरानॉइड होगा तो स्टार्च पैरानॉइड के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब सर ये एलजी पैरानॉइड का सेल के अंदर है सब कुछ। सेल के अंदर, ये सब कुछ सेल के अंदर बना रहा हूँ, ये जो कुछ भी है सर ये ये सेल के एलजी का अंदर है सेल है। न्यूक्लियस। हाँ ये एलजी का जी एक सेल है, इसमें सब चीजें, ये बाहर सेल वाले ब्लू कलर की क्या है, ये सेल वाल, ये जो ब्राउन कलर की है जी सर सेल फेराइनाइट मेम्ब्रेन, वो चीज है जो स्टार्च स्टोर करती है। स्टार्च स्टोर करती है, प्रोटीन की बनी हुई। अच्छा, ओके इसके सर। अलावा यहाँ पर अगर पैरानॉइड के अंदर स्टार्च स्टोर होगा, पैरानॉइड में नहीं, अगर जिनके पास नहीं होगा तो वो अपने साइटोप्लाज्म में स्टार्च को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक में दिया हुआ था, मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। द बॉडी इज वन सेल। द बॉडी इज वन सेल का मतलब क्या है कि ये यूनिसेलुलर होती है, सही है। उसके बाद कहता है स्फेरिकल इन आउटलाइन। स्फेरिकल इन आउटलाइन का मतलब ये बाहर से इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, क्योंकि इसकी सेल वाल स्फेरिकल है तो इसकी शेप भी कैसी हो गई, इसकी शेप हो गई स्फेरिकल। इसके अलावा ये सोलेटरी होते हैं। सोलेटरी का मतलब हर सेल अलग-अलग होगा, सेल मिलकर सर कॉलोनी नहीं बनाते। तो सर ये पैरानॉइड का वापस रिपीट कर देंगे मैं क्या? बताता हूँ, इसी में बताता हूँ, यहाँ पैरानॉइड की तरफ आ रहा हूँ। इट कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, आप देखें रेड कलर का बनाया है। एंड अ कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ये कप शेप का एक क्लोरोप्लास्ट होता है विद और विदाउट पैरानॉइड, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टार्च को स्टोर करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पैरानॉइड कहते हैं। तो कहता है कि इसके क्लोरोप्लास्ट में पैरानॉइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीला, जितना आपकी बुक में सर दिया हुआ था। क्लोरोप्लास्ट का काम सर क्या हमको है, ऑर्डिनरी वर्क क्या है क्लोरोप्लास्ट का उसका? तो मेजर काम, पैरानॉइड को। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट तो का तो मेजर काम होता है सेल के अंदर फूड बनाने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ही वो जगह है जहां पर क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है, सही है ना। क्लोरोप्लास्ट ही के अंदर तो प्लांट्स की या एल्गी की फोटोसिंथेसिस होती है। चलें आगे चलते हैं। सर जी जी पूछें। सर पैरानॉइड को हम सर आपने जो ये बनाया है पहले ऑर्डिनरी एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट, पहले उनका उनका क्वेश्चन कंप्लीट होने दें, जो पैरानॉइड के हवाले से जो क्वेश्चन कर रही थी, फिर आप पूछिएगा।
जी जी सर पूछें। स्टार्च की जो स्टोरेज ऑर्गन ही कहेंगे ना इसको, पैरामाइड। जी जी स्टार्च। स्टार्च इसके अलावा लीकोप्लास्ट के अंदर भी स्टोर होता है, आपको पता है, जो क्लोर प्लास्टिक्स की टाइप है, आप सेल के अंदर पढ़ोगे अभी उसे। हाँ आगे दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन सर क्वेश्चन? आपने ये जो ग्रीन कलर का बनाया है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट का। है सर, और उसमें कप शेप है, उसे क्या कहेंगे उसे? ये कप उसे शेप भी का, क्लोरोप्लास्ट हाँ कहेंगे? कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है ना। ग्रीन तो मैंने उसमें ऐसे क्लोरोफिल की वो बना दी है, ऐसे ही है, अच्छा, लेमिना या मतलब सिलेंस बना दी। सर इतनी जगह में होता है हाँ इतनी क्लोरोप्लास्ट? जगह पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ऐसे बैंड अच्छा से ओके सर, क्लोरोप्लास्ट के बस यही बैंड पूछना था। कप की शक्ल में मौजूद होते हैं। अच्छा अब इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाएं कि ये क्लोरीला रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एक क्लोरीला से बहुत सारे क्लोरीला कैसे बनते हैं, रिप्रोडक्शन इसकी कैसे होती है। तब चलते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। तो रिप्रोडक्शन ऑफ, सर बुक में इसकी रिप्रोडक्शन कहाँ लिखी हुई है? बुक में क्या चीज इसकी रिप्रोडक्शन लिखी हुई है? पेज नंबर 118 पे तीसरे पैरा में लिखी हुई है, तीसरा पैराग्राफ में, यस सर। रिप्रोडक्शन इसकी। तो बुक में तो ये लिखा हुआ है द सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय एप्लानोस्पोर। तो देखें इसको मैं बताता हूं अभी आपको। द सोल का मतलब यहां पर क्या है? ओनली। उनका मतलब क्या है? ओनली। द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन the only method of reproduction is by एप्लानोस्पोर। अब देखो इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स बनते हैं ना, तो ये भी कह सकते हो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी कह सकते हो कि नो गैमेट्स, कोई गैमेट्स ही नहीं बनते। जब गैमेट्स नहीं बनते तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होगी। और ना नो जूस्पोर, ना कोई इसमें जूस्पोर बनते हैं। जूस्पोर्स क्या होते हैं? ऐसे स्पोर्स जिन पर फ्लेजिला होते हैं, ये देखो ऐसे स्पोर जिन पर ये फ्लेजिला होते हैं ना, इन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? जूस्पोर। तो मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो गैमेट्स नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? तो अभी तक हमने इसमें गैमेट्स अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए, तो इसका मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के जरिए भी हो सकती है, लेकिन जूस्पोर तो इसमें बनते ही नहीं है। नो जूस्पोर, इसमें जूस्पोर नहीं होते। तो कहता है द सोल द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय एप्लानोस्पोर। तो सिर्फ एक ही मेथड के जरिए ये रिप्रोड्यूस करता है, और वो रिप्रोडक्शन इसके किसके जरिए होती है? वो रिप्रोडक्शन होती है एप्लानोस्पोर्स के जरिए। एप्लानोस्पोर के जरिए जो है वो सर क्या सोल को होती है? क्या कहेंगे? ओनली, ओनली सोल का मतलब सिर्फ, अच्छा, ओनली यानी सिर्फ एक। सिर्फ एक ही मेथड है रिप्रोडक्शन का, और वो है एप्लानोस्पोर। अब एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ऐसे स्पोर जिनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जो मोटाइल होते हैं, जो खुद से मूव कर सकते हैं, वो होते हैं जूस्पोर। लेकिन ऐसे स्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये खुद से ये मूव नहीं कर सकते। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल का इसमें फ्लैजिला नहीं होते। तो इनमें जो सर रिप्रोडक्शन होती आपकी है वो, आवाज कट रही है मेरे हाँ पास। जो इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो एप्लानोस्पोर्स के जरिए होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एप्लानोस्पोर बनते कैसे हैं। ये क्लोरीला है, ये चलें क्लोरीला सर हो गया। एप्लानोस्पोर का स्ट्रक्चर बता देंगे प्लीज? वो बता रहा हूँ पूरा एप्लानोस्पोर का बनना बता रहा हूँ कि एप्लानोस्पोर बनता कैसे है। ये क्लोरीला है। अब इस क्लोरीला में एप्लानोस्पोर कैसे बनते हैं ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एप्लानोस्पोर कैसे बनते हैं? इट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इनटू 8 and 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ड्यूरिंग एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन ड्यूरिंग एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन चुप हो जाओ। प्रोटोप्लास्ट डिवाइड प्रोटोप्लास्ट डिवाइड
into 8 to 16 daughter protoplast। अब देखो, एक चीज अभी आपने पता नहीं सेल वाला चैप्टर पढ़ा है या अभी पढ़ोगे, लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर एक दफा बताता हूँ। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इन सब में फर्क क्या है। तो थोड़ा सा पहले इसको चीज को बताने प्रोटोप्लाज्म से के पहले, अंदर ही सारी हाँ हाँ सारी ऑर्गेनेल्स चीजें। स्टोर अब आप देखो, चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, सही है? ये एक यूकैरियोटिक सेल है, और ये किसका सेल है? ये एक प्लांट का सेल है। चलो इस प्लांट के सेल में हम कह देते हैं ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है ना? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियस के चारों तरफ ये येलो कलर का क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ये साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से ऊपर जो ये पिंक कलर की बना रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। वैसे तो इस ब्लैक को सर भी ये मैं, आप क्या बना रहे हैं? ये मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। प्रोटोप्लास्ट बताना चाह रहा हूँ कि आपको प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। और इसके चारों तरफ क्या होती है? इसके चारों तरफ होती है सेल वॉल। ये एक प्लांट का सेल बनाया है, सही है? चारों तरफ ब्राउन कलर की सर जो मैंने इसमें लेकिन बनाई है, सेंट्रल वैक्यूम है। वो वैक्यूल मैंने बनाया अभी नहीं बता रहा। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ उतनी चीज ओके बना दी सर। है मैंने, सही है ना? अब आप इधर देखो, क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। 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 लेकिन प्लांट के सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में तीन चीजें आ जाती हैं, सिर्फ एनिमल्स सेल, में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है, हाँ एनिमल में प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर, हाँ, प्लांट्स में प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट प्लांट के लिए, एलजी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सेल वॉल होती है। अब आप देखो, प्रोटोप्लास्ट सिंपली क्या है? प्रोटोप्लास्ट सिंपली आप ऐसे कह लो कि अगर मैं सेल वॉल इसमें से हटा दूं, प्लांट के सेल में से सेल वॉल हटा दूं, तो बाकी जो चीज रह जाएगी वो क्या होगी? वो होगी प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट। हाँ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? तीनों को मिलाकर कह रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन, फिर ये सर साइटोप्लाज्म और ये प्रोटोप्लास्ट प्लांट के सेल में होती है। प्लांट के सेल में होती है प्रोटोप्लास्ट। तो अब क्या कह रहा है? देखो सर ये अब, पूरा सेल के अंदर है? हाँ पूरा सेल के अंदर ही है, सिर्फ सेल वॉल को हटा दो प्लांट में, सेल वॉल को हटा दो, बाकी सब चीजें क्या कहलाएंगी? बाकी सब चीजें कहलाएंगी प्रोटोप्लास्ट। अब आप एक चीज देखो, मैं अगर यहाँ पर जो इसका प्रोटोप्लास्ट है, ये डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? ये क्लोरीला, क्लोरीला के सेल वॉल को छोड़ दो, बाकी जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो किस में डिवाइड हो जाता है? 8 में, छोटे छोटे यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 डॉटर 6 प्रोटोप्लास्ट। 7 है। 8 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में जो है वो क्या हो जाता है? ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी एक पूरा जो प्रोटोप्लास्ट था इसका डिवाइड हो गया, और डिवाइड होके उसने क्या बना लिए? डिवाइड होके उसने 8 जो है वो डॉटर प्रोटोप्लास्ट बना और लिए। सर इस प्रोटोप्लास्ट में जो है वो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म हाँ एंड ये वो चीजें होंगी, होगी ये सेल चीजें होंगी, मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीजें होंगी। ये देखो ये हो गए, ये बन गए डॉटर प्रोटोप्लास्ट। ये येलो कलर के बना रहा हूँ ना, 8 बनाए मैंने यहाँ पर, 8 से लेके 16 तक ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनते हैं। फिर इसके अब ये एप्लानोस्पोर बनने का तरीका बता रहा हूँ कि एक क्लोरीला के अंदर एप्लानोस्पोर बनते कैसे हैं। ये बन गए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है? पहला स्टेप तो बता दिया प्रोटोप्लास्ट, ये एप्लानोस्पोर बनने का, कि प्रोटोप्लास्ट किस में डिवाइड हो जाता है? 8 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर कहता सर ये है येलो क्या है? येलो डॉटर प्रोटोप्लास्ट है, मतलब येलो कलर शो किया है डॉटर प्रोटोप्लास्ट समझाने के लिए आपको। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट अ वॉल टू प्रोड्यूस अ नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट, अब हम क्या कह रहे हैं कि ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट, ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट secrete a wall to produce a non-motile eplanospore. To produce a non-motile eplanospore. मैंने आपको बताया ऐसे स्पोर जिन पर फ्लैजिला नहीं होते, चाहे वो प्लांट की बात करें, उनको चाहे वो नॉन मोटाइल कहते नॉन हैं। मोटाइल कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये 8 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन गए ना। अब इन 8 डॉटर प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ क्या, ये सिक्रीट करेंगे क्या, चारों तरफ सेल वॉल। ये ब्राउन कलर की क्या इसने सिक्रीट कर ली है, ब्राउन कलर की सेल वॉल। इसके चारों तरफ भी ये ब्राउन कलर की सेल वॉल सिक्रीट हो गई, इसके भी चारों तरफ ये ब्राउन कलर की सेल वॉल सिक्रीट हो गई। ऐसे सब ईच हर एक जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट था उसके चारों तरफ ये ऐसे ब्राउन कलर की सेल वॉल आ गई। तो अब ये क्या बन गए, अब ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट नहीं रहे, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एप्लानोस्पोर। अब ये जो बन गए, क्या बन गए इसके अंदर, एप्लानोस्पोर बन गए। अब जब इसकी वॉल ऊपर से जो है वो क्या हो जाएगी, जब इसकी सेल वॉल जो है वो ब्रेक डाउन होगी, इधर से एक मिनट, सेल वॉल जब यहाँ से ब्रेक डाउन होगी है, खत्म हो जाएगी सेल वॉल, तो अब ये एप्लानोस्पोर कहाँ निकल आएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। और बाहर आकर क्या करेंगे, हर एप्लानोस्पोर से एक नया क्लोरीला जो है वो क्या हो जाएगा, ये साइज में बड़े होंगे और उनसे एक नया क्लोरीला का जो सेल होगा, एक वेजिटेटिव सेल, मुकम्मल मैच्योर सेल जो है वो क्या हो जाएगा, बन सर जाएगा। समझ नहीं आया एप्लानोस्पोर्स क्या है? मैं बताता हूँ। ऑन रिलीज फ्रॉम पेरेंटल सेल, आखिरी पॉइंट और लिखने दें फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ऑन रिलीज फ्रॉम parental cell, on release from parental cell, each eplanospore form a new chlorella. Sir, जी एक मिनट, form a new chlorella. क्लोरीला के वेजिटेटिव सेल या नॉर्मल सेल जो है वो बना लेगा। अब आप देखो, मैंने भी आपको बताया कि जो अल्वा है, सॉरी, क्लोरीला की जो रिप्रोडक्शन होती है वो सिर्फ एक ही तरीके से होती है और वो है एप्लानोस्पोर। ना इसमें कोई गैमेट्स बनते हैं, ना इसमें कोई ज़ूस्पोर्स बनते हैं। इसकी रिप्रोडक्शन होती है एप्लानोस्पोर्स के जरिए। फिर मैंने आपको बताया कि एप्लानोस्पोर क्या होते हैं। ये एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, मतलब इनके ऊपर फ्लैजिला जो है वो नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया कि एप्लानोस्पोर बनते कैसे हैं। मैंने आपको बताया कि एक क्लोरीला होता है, ये क्लोरीला का सेल है। इस क्लोरीला के सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, 8 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में, छोटे छोटे प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए मैंने 8 प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर बना दिए थे, डॉटर प्रोटोप्लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले क्या बन जाते हैं, 8 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं। फिर ये जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैं वो अपने चारों तरफ क्या सीक्रेट करते हैं, अपने चारों तरफ सीक्रेट करते हैं वॉल। ये देखें ब्राउन कलर की जो इनके चारों तरफ क्या हो गई, एक वॉल सीक्रेट हो गई। जब इनके चारों तरफ एक वॉल सीक्रेट होती है तो फिर ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट नहीं रहते, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर में तब्दील हो जाते हैं। और फिर जब ये नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर रिलीज होते हैं पेरेंटल सेल, ये जो इसके ऊपर वाला अंदर जो सेल था ये पेरेंटल सेल था ना, अब ये पेरेंटल सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके अंदर से ये जो जब एप्लानोस्पोर बाहर निकलेंगे तो हर एप्लानोस्पोर से क्या होगा, एक नया क्लोरीला बन जाएगा। इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक क्लोरीला ने देखो 8 नए क्लोरीला बना लिए, तो इसने क्या किया, अपनी तादाद बढ़ाई है। और इसी तादाद बढ़ाने को हम क्या कह रहे हैं, इसी को और हम सर कहते हैं क्लोरीला जो है रिप्रोडक्शन। वो सर क्लोरीला जी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, क्लोरीला क्या पूछ रहे हो, क्लोरीला? सर क्लोरीला है क्या वैसे? क्लोरीला मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, क्लोरीला एक ग्रीन एल्जी है। काई जो होती है ना, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी है, स्टार्ट में बताया था जब स्टार्ट किया था ना। सर हम सर इसको ये ऐसे लिख मतलब सकते सर हैं। ये मतलब एलजी की रिप्रोडक्शन है ये पूरी? ये एलजी की सिर्फ तब पूरी एलजी की रिप्रोडक्शन नहीं है, एलजी की सिर्फ एक एग्जांपल क्लोरीला है और ये क्लोरीला की सिर्फ ये क्लोरीला की रिप्रोडक्शन है। अब थोड़ी इसकी इकोनॉमिक मतलब इंपॉर्टेंस एलजी देख लें। की भी इसी तरह रिप्रोडक्शन होती है? रिप्रोडक्शन होती है। चलो अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लें कि ये काम किस आती है, हमारे किस किस सर काम आ सकती है ये, इसकी सर इसको इकोनॉमिक ऐसे लिख इंपॉर्टेंस। सकते हैं कि पेरेंटल बॉडी डिस्चार्ज एप्लानोस्पोर और हाँ ईच ये भी कर एप्लानोस्पोर सकते विल हैं, हाँ ग्रो लिख सकते इनटू द वन हैं, हाँ आप अपने लिख सकते हो, लेकिन बेहतर ही होता है बुक्स की वर्डिंग लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ थोड़ा अपने वर्डिंग में अपने आपके अंदर अपनी भी जो है वो क्रिएटिविटी होती है, बंदा खुद भी जो है लिख सकता है। नहीं सर, मैंने आपके इकोनॉमिक, नोट्स के बराबर भी जो है वो अपनी वर्डिंग्स में भी लिख दिया हाँ ताकि अपने मुझे भी वर्डिंग में अगर लिख लो कभी ताकि प्रॉब्लम आपको हो तो मैं हो तो उसको आप समझ लूँ। सही समझ लें, आप उसको उस तरह से लिखें। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, या इसको आप इसको सिग्निफिकेंस कह लें कि इसके फायदे क्या हैं, क्लोरीला से हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो क्लोरीला का एक फायदा ये होता है, एन एंटीबायोटिक
एक एंटीबायोटिक होती है, उस एंटीबायोटिक को हम कहते हैं क्लोरेलिन। एंटीबायोटिक पता है ना, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, पैथोजन को, उसके लिए इस्तेमाल होती है एंटीबायोटिक। Sir, to kill pathogens. हाँ, एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन is obtained from क्लोरीला। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम एक एंटीबायोटिक निकालते हैं क्लोरेलिन, और क्लोरेलिन जो एंटीबायोटिक है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं किससे? क्लोरीला से। तो क्लोरीला किस चीज में हेल्प कर रही है? एंटीबायोटिक बनाने में भी जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा used as an experimental organism in research on photosynthesis. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरीला है, ये क्लोरीला का क्या है? ये क्लोरीला का क्लोरोप्लास्ट है। असल में इसके क्लोरोप्लास्ट का साइज बहुत लार्ज होता है, बड़े साइज का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस वजह से हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन पर जब हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं? क्लोरीला को, क्योंकि उसके क्लोरोप्लास्ट बहुत वाजा होता है। तो जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस को देखने के लिए क्लोरोप्लास्ट वाजा होना जरूरी है। तो इस वजह से इसका दूसरा फायदा क्या है? इसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके ऊपर रिसर्च करेंगे? अगर हम रिसर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? Photosynthesis पे। फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स होती है। की। हाँ, इसी वजह से इसको हम एन अल्टरनेटिव और जो ग्रीन पूरा पार्ट होता है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये हो गया। इसके अलावा एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड, आजकल ना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि सिंगल सेल प्रोटीन, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर से कुछ प्रोटीन निकाले जाते हैं और उन प्रोटीन को फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उनके अंदर प्रोटीन बनते हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी डाइट के अंदर ही हमारे के लिए बेहतर होते हैं, या हमारे बहुत सिग्निफिकेंस होता है उनका। तो ये जो है क्लोरीला के अंदर से भी हम ऐसे कुछ प्रोटीन निकालते हैं जिनको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड, यानी फूड के सोर्स के तौर पे भी क्या हो सकता है? ये यूज Sir, हो कोई सकता है। एग्जांपल दें लास्ट पॉइंट पे। एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड मतलब सिंपल ये होता है कि हम इसको क्लोरीला के अंदर के जो प्रोटीन है उनको फूड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यीस्ट होती है ना, यीस्ट वो जिसको Yes, क्या sir. कहते हैं, उसको भी तो हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना। यीस्ट को पिज्जा Okay, वगैरह sir. के अंदर डालते हैं, तो इसको फूड के तौर पे इस्तेमाल कर और सर सकते हैं। मशरूम्स जो होते हैं अब वो भी फिर मशरूम्स इसी होती में हैं, वो भी आएंगे? नहीं, वो इसमें नहीं आएंगे, वो फंगस के अंदर है। वो फंगस फूड में आएंगे। फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मगर वो फंजाई के अंदर आते हैं। तो ये देखें, आज हमने जो अभी